Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram Ram, Hare Hare, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Ram, Ram
विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद अभय चरणारविंद भक्ति वेदांत स्वामी श्री प्रभुपाद की जय। जय ओम विष्णुपाद परमहंस परिव्राजकाचार्य अष्टोत्तर शतश्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी श्री प्रभुपाद की जय। अनंत कोटि वैष्णव वृंद की जय। नामाचार्य श्री हरिदास ठाकुर की जय। प्रेम से कहो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद की जय। श्री श्री राधा कृष्ण गोप गोपीनाथ श्याम कुंड राधा कुंड गिरि गोवर्धन की जय। वृंदावन मथुरा धाम की जय। नवदीप मायापुर धाम की जय। भक्ति देवी की जय। तुलसी महारानी की जय। समवेत भक्तवृंद की जय। गौर प्रेमानंदे हरि हरि हरि। नमो विष्णु पादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते जयपताका स्वामी। Okay. हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम राम राम। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगणरघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्णचैतन्यदेवं श्रीराधाकृष्णपादान् सहगणललिता श्रीविशाखान्वितांश्च। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। तो आज का हमारा टॉपिक है फ्यूटिलिटी ऑफ मॉडर्न साइंसेस एंड प्रूफ अबाउट वेदास। यानी कि जो मॉडर्न साइंस है क्या वो सफल रही है और इसके सामने जो वैदिक नॉलेज है, वैदिक साइंस है, किस आधार पे हम उस वैदिक साइंस को स्वीकार कर सकते हैं। तो सामान्य रूप से जब हम मॉडर्न साइंस की बात करते हैं तो मतलब फ्यूटिलिटी कि मॉडर्न साइंस सक्सेसफुल है कि नहीं है, तो लगता है कि ये प्रश्न ही क्यों है। क्लियर है, मॉडर्न साइंस इज सक्सेस। इतनी सारी डिस्कवरीज हो रही हैं, टेक्नोलॉजी एक के बाद एक आ रही है और हमारा जीवन ऐसी ऐसी चीज़ें जो पहले संभव नहीं थी वो आज संभव हो पा रही हैं। इतनी सारी कन्वीनियंसेस आज हमें उपलब्ध हैं मॉडर्न साइंस के द्वारा। तो ये प्रश्न ही क्यों है कि मॉडर्न साइंस सक्सेसफुल हुई है कि नहीं हुई है। तो सामान्य लोग ऐसे ही सोचते हैं कि
मॉडर्न साइंस का मतलब टेक्नोलॉजीज़। आप सब लोग जो कॉलेज में पढ़ रहे हैं टेक्नोलॉजिकल इंस्टीट्यूट्स हैं, लेकिन एक्चुअली मॉडर्न साइंस केवल टेक्नोलॉजीज़ तक ही सीमित नहीं है। मॉडर्न साइंस का स्कोप है टू गिव थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, हर चीज़ को एक्सप्लेन करना, फिलॉसफी ऑफ एग्जिस्टेंस। क्योंकि मॉडर्न साइंस एक बहुत सबके जीवन को पूरी प्रभावित करने वाली एक आज चीज़ है। हमारा केवल टेक्नोलॉजी तक रिलेटेड नहीं है, इसके पीछे एक वर्ल्ड व्यू है जो साइंस के द्वारा क्रिएटेड है, दिया जाता है, जिसके अंदर ये सब टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट इत्यादि हो रहा है, सोशल चेंजेस उसके अंदर हो रहे हैं। लेकिन ये जो पूरी साइंस जो डेवलप हुई है वो एक फ़िलॉसफी से डेवलप हुई है, वो एक एजम्पशंस या एक वर्ल्ड व्यू से डेवलप हुई है। वर्ल्ड व्यू समझते हैं आप? वर्ल्ड व्यू मतलब एक दृष्टिकोण, जीवन संसार के विषय में एक दृष्टिकोण कि क्या है संसार, किस लिए है संसार। ऐसी चीज़ों से साइंस की शुरुआत हुई है। और ये ज़रूरी है ये प्रश्न करना कोई भी चीज़ के लिए कि आखिर इसका ओवरऑल रियलिटी के अंदर ये इसका स्थान कहाँ है, क्योंकि तभी हम उस चीज़ में जो कर रहे हैं, जैसे आज हम टेक्नोलॉजी में आगे जा रहे हैं, तो एक सामान्य व्यक्ति गहराई में नहीं सोचता है, वो सोचता है बस टेक्नोलॉजी है तो यूज़ करो। जैसे बच्चा होता है, उस बच्चे के लिए खेलना है तो बस खेलना है, स्कूल क्यों जाना है, मुझे खेलना अच्छा लगता है तो बस मैं खेलूँ। लेकिन जीवन केवल खेलने तक ही सीमित नहीं रह सकता, इसीलिए ओवरऑल जब वो बड़ा होता है तो उसकी समझ में आता है अच्छा ये खेलना तो एक थोड़ा सा भाग जीवन के एक समय का था, बट इट कैनॉट बी ऑल अबाउट लाइफ में इसके अलावा बहुत कुछ करना होगा। मुझे खाना है तो शरीर चलाना है, तो खेल करके मैं खाना नहीं पा सकता। तो उसके फिर दिमाग में आता है अच्छा एक्चुअली हमें सबको कुछ काम करना होता है, हमें सबको कुछ अपना मेंटेनेंस के लिए हमें कुछ करना होता है, जॉब करना होता है, अच्छा ये होता है, अच्छा पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स की देखभाल करनी होती है, अच्छा ये है देश के। तो धीरे धीरे जैसे बड़ा होता है उसका परिप्रेक्ष्य बड़ा होता है। तो उसी प्रकार से जो मॉडर्न साइंस है, तो साइंस का भी एक इम्पॉर्टेंट कार्य है कि वो एक्सप्लेन करे हर चीज़ को कि भाई ये क्यों टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है, क्यों हम इसको चाहते हैं, क्यों हम इसको सोच रहे हैं। तो इस तरीके से अल्टीमेटली साइंस की जो शुरुआत हुई, क्योंकि इससे पहले मॉडर्न साइंस से पहले, यानी कि जब मॉडर्न साइंस नहीं थी, तो एक प्रकार की विचारधारा थी। हमेशा कोई ना कोई वर्ल्ड व्यू तो रहता ही है, जीवन के बारे में एक सोच तो सबकी रहती है, भले ही वो लोग उसको बहुत डिफाइन नहीं कर पाए कि उनकी क्या सोच है, क्या वो सोचते हैं, क्या है जीवन, क्या है ये संसार, कहाँ से आया, क्यों आया, हम यहाँ क्यों हैं, क्या कर रहे हैं। भले ही ऐसे स्पष्ट शब्दों में ये प्रश्न लोग ना सोचते हों, लेकिन कहीं ना कहीं हम जो भी कार्य कर रहे हैं, जीवन कर रहे हैं, उसमें कहीं ना कहीं हमारी एक कोई ना कोई समझ तो होती है, जो शायद बहुत स्पष्ट शब्दों में हम ना कहते हों, लेकिन अंदर तो है। तो सामान्य क्या समझ है, आज आप वर्तमान समय में सामान्य लोग हैं, उनकी क्या समझ है, क्या है जीवन, क्या करना है, क्यों है। एनी वन ऑफ यू लाइक टू सजेस्ट a common man's world view? Sir, to earn money. To earn money. Why? Sir, to give happiness to our loved ones and material things. हाँ, to give happiness to our loved ones, to get material happiness. तो इसके पीछे एक बहुत गहरी अंडरस्टैंडिंग छुपी हुई है ना। हैप्पीनेस कम्स फ्रॉम एक्वायरिंग मटेरियल थिंग्स। ये है वर्ल्ड व्यू, दृष्टिकोण। नहीं कि जितनी ज़्यादा हमारे पास चीज़ें होंगी, गैजेट्स होंगी, मटेरियल चीज़ें होंगी, उतनी ज़्यादा हम हैप्पी होंगे। एक वर्ल्ड व्यू है, ये एक विचार है, और हम इसको इतनी सरलता से ले लेते हैं
कि ये विचार भी नहीं करते कि ये विचार सही है कि गलत है। कॉमन कोई भी आदमी ऐसा सोचता नहीं है ना। हाँ, हम बचपन से हमने माता पिताजी को भी यही व्यू में देखा है और उसी पड़ोसी को भी ऐसे देखा है। स्कूल में, कॉलेज में, सब जगह यही था कि भाई पैसा कमाओ, खूब मज़ा करो, तो इसमें मज़ा होगा, सब लोग ऐसे ही कह रहे हैं, ऐसे ही कर रहे हैं, तो हम लोग कभी उस पर क्वेश्चन भी नहीं करते हैं, है ना। लेकिन क्या वास्तव में लोग ऐसे खुश हैं, प्रसन्न हैं? जिसके पास जितनी ज़्यादा भौतिक चीज़ें हैं, मेटेरियल चीज़ें हैं, रिसोर्सेज हैं, तो क्या वो उसी प्रोपोर्शन में ज़्यादा खुश है? तो फिर बहुत अमीर अमीर लोग सुसाइड क्यों करते हैं? तो थोड़ा सा गहराई में सोचेंगे तो सोचेंगे यार, ये संसार में जो भी हमें बताया गया, जो भी हम सोच रहे हैं, क्या रियली ट्रू है? इट्स नॉट ट्रू। व्हेन वी सी इट्स नॉट ट्रू। तो इस तरह से अगर हम थोड़ा गहराई में जाएं, प्रश्न करें, तो मॉडर्न साइंस जो, यानी कि आज हमारी सारी जो पूरे वर्ल्ड की जो सबसे बड़ी फोर्स है, जो पूरे संसार की डायरेक्शन, हर लोग के विचार, वर्ल्ड व्यू जो आप कह रहे हैं, वो आज ऐसा वर्ल्ड व्यू है। आज से 500, 600, 400, 500 साल पहले ऐसा वर्ल्ड व्यू नहीं था कि बस जीवन है पैसा कमाने के लिए, है ना। आप अपने दादाजी या उससे पहले आप नहीं पूछ सकते हैं, लेकिन अगर आप हिस्ट्री में देखें तो भारत के अंदर, ऐसा लोगों के अंदर एक समय था जब ऐसा कोई था ही नहीं कि हमें जॉब करना है और बहुत पैसा कमाना है। मोर और लेस सबका लाइफ खेती करना है, खेती से जो मिलता है रेगुलर वो आता है। उसमें ऐसा कोई नहीं है कि हमें कुछ डेवलपमेंट करना है, हमें कुछ आगे बढ़ना है, कुछ ज़्यादा पैसा कमाना है, ज़्यादा बड़ा बंगला बनाना है ना। बल्कि उनका विचार क्या रहता था? पुण्य करना है, झूठ नहीं बोलना है, अच्छे काम करने हैं, जिससे भगवान जो है अच्छा करेगा और फिर हम जो है हमारा आगे नेक्स्ट लाइफ बहुत अच्छा होगा, स्वर्ग जाएंगे। वो एक वर्ल्ड व्यू था, ठीक है। लेकिन आज पूरा बदल गया। तो अभी आज हम लोग जो जन्म ले रहे हैं, तो हमने तो वो सुना ही नहीं है ऐसा वर्ल्ड व्यू, ना देखा है किसी को ऐसा करते हुए, है ना। तो हमें उसका, वी आर नॉट अवेयर ऑफ दैट टाइप ऑफ थॉट। नाउ वी आर बॉर्न इन अ सोसाइटी जहाँ पर यही प्रिडोमिनेंट वर्ल्ड व्यू है कि पैसे से सुख है ना। पैसे से सुख है, क्योंकि पैसे से आप चीज़ें खरीद सकते हो और मटेरियल गैजेट्स ले सकते हो। तो ये जो वर्ल्ड व्यू है, ये प्राइमरीली साइंस, मॉडर्न साइंस का दिया हुआ वर्ल्ड व्यू है। तो कैसे ये वर्ल्ड व्यू डेवलप हुआ? तो मॉडर्न साइंस जो है कुछ एजम्पशंस पर बेस्ड है। मॉडर्न साइंस का जो पूरी शुरुआत हुई है, क्यों पहले लोग पैसे के पीछे भागते नहीं थे और आज भागते हैं? क्यों ये चेंज हुआ? मैंने बताया ना, स्वर्ग, अगला जन्म अच्छा होना चाहिए। इसमें और आज का व्यू है कि आज हमें पैसा चाहिए खूब, चाहे उसमें चोरी भी करनी पड़े, धोखा देना पड़े, उसमें क्या है। तो ये इतना बड़ा बदलाव क्यों आ गया? कहाँ से आ गया ये इतना विचारों में बदलाव, ये वर्ल्ड व्यू में बदलाव कैसे आ गया? कोई बड़ा कारण रहा होगा ना इसके पीछे। कारण है कि जो पहले वर्ल्ड व्यू था वो उसमें ये विचार था कि यही जीवन सब कुछ नहीं है, ये जीवन आखिरी जीवन, पहला और आखिरी जीवन नहीं है। हम इससे पहले भी जीवित थे और हम मरने के बाद भी जिएंगे। इसका मतलब क्या? कि ये शरीर के बियॉन्ड हम हैं, ये शरीर से अलग हम हैं। तो मरता कौन है? शरीर। लेकिन हम शरीर से बियॉन्ड हैं, हम शरीर नहीं हैं, हम शरीर से अलग हैं, जो मरता नहीं है। तो इसलिए वो विचार था कि इसलिए फिर अगला जीवन भी है और पिछला जीवन भी था। हमने जैसे कर्म किए वैसा हमें ये जीवन में मिला है और अभी जो कर्म करेंगे उसके अनुसार अगला जीवन मिलेगा, है ना। लेकिन मॉडर्न साइंस ने ये बिल्कुल चेंज कर दिया। मॉडर्न साइंस की अजम्पशन क्या है कि आत्मा जैसी चीज़, स्पिरिचुअल एंटिटी जैसी चीज़ कोई है ही नहीं। देयर इज ओनली वन रियलिटी दैट एग्जिस्ट। केवल एक ही चीज़ है जो एग्जिस्ट करती है। वो क्या है? मैटर, जड़ पदार्थ, मटेरियल एलिमेंट्स, बस, दैट इज ऑल। देयर आर नॉट टू रियलिटीज, स्पिरिट एंड मैटर। देयर इज ओनली वन रियलिटी, मैटर। ठीक है। ये था इम्पॉर्टेंट चेंज जो मॉडर्न साइंस ने इस्टेब्लिश किया, लेके आया, जिससे पूरा आज संसार की सोच, डायरेक्शन, हमारी सब कुछ जीवन शैली,
सोशल सोसाइटी सब कुछ बदल गई इस विचार से। तो इसलिए वर्ड यूज़ बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको कहते हैं मटेरियलिज्म। एवरीथिंग इज जस्ट मैटर, देयर इज ओनली वन थिंग दैट एग्जिस्ट, मैटर। तो साइंस जो है इस इंपॉर्टेंट एजम्पशन के ऊपर बेस्ड है। आज हम लोग ये ऐसा लेते हैं कि टेकन फॉर ग्रांटेड कि हाँ मैटर, यस मैटर इज एवरीथिंग, यस साइंस हैज़ प्रूव्ड मैटर इज एवरीथिंग। बट एक्चुअली साइंस की एजम्पशन है कि मैटर इज एवरीथिंग, मटेरियलिज्म। और उसको जब साइंस शुरू हुई तो ये एजम्पशन पे शुरू हुई, और ये था कि ये तो बहुत ऑब्वियस है, ये बहुत क्लियर है ये एजम्पशन कि ये इसको बोलते हैं एक्सियोम्स। तो साइंस जो है वो ऐसी कुछ फंडामेंटल एक्सियोम्स लेके चलती है। तो उसकी ये एक इम्पॉर्टेंट प्रीमाइस है। कॉन्शियसनेस जो हम देखते हैं, हम अनुभव करते हैं ना, देयर इज कॉन्शियसनेस, अवेयरनेस, अनुभूतियाँ, एक्सपीरियंस, सुख दुख की अनुभूति। तो मॉडर्न साइंस ने उसको एक्सप्लेन किया कि कॉन्शियसनेस इज ऑल्सो बॉर्न फ्रॉम मैटर, मैटर से ही कॉन्शियसनेस आई है। यानी कि कॉन्शियसनेस का जो बेसिस है वो मैटर ही है। कॉन्शियसनेस कोई नॉन मैटेरियल एंटिटी नहीं है, वो अल्टीमेटली मैटर ही है। जस्ट मैटर को प्रॉपरली हम अगर समझा पाएंगे एक दिन, तो वी विल बी एबल टू एक्सप्लेन कॉन्शियसनेस इन टर्म्स ऑफ मैटर। ठीक है। एवरी फेनोमेना जो भी हम देख रहे हैं, एवरी फेनोमेना ऑफ लाइफ वी विल बी एबल टू एक्सप्लेन इन टर्म्स ऑफ मैटर एंड एनर्जी एंड देयर इंटरेक्शन। मैटर, एनर्जी और उसके इंटरेक्शन के आधार पे वी विल बी एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग। ये साइंस की जो बेसिक एजम्पशन है उसका ये कंसिक्वेंस है दैट दे विल बी एबल टू एक्सप्लेन, दे शुड बी एबल टू एक्सप्लेन। इसको बोलते हैं प्रॉमिशरी मटेरियलिज्म। प्रॉमिस है ये, साइंस ने एक प्रॉमिस दिया, एक एजम्पशन दिया, और उस एजम्पशन है ना, तो उसको प्रूव करना पड़ेगा ना। तो इसलिए एक प्रॉमिस है, हम एक दिन जीवन बना के दिखाएंगे। ये बात हम कहते हैं कि जीवन जो है वो केवल मैटर है, इसलिए हम एक दिन जीवन बना देंगे, हम एक दिन मृत्यु को रोक देंगे। क्योंकि मृत्यु क्या है, जो हमारी बॉडी है उसका डिकम्पोजिशन, उसका कुछ चेंजेस हैं, तो मैटर है ना, तो उसको हम ठीक कर देंगे। समझ जाएंगे कि डेथ क्यों होती है, ये मैटर जो है वो कैसे काम करना बंद कर देता है, तो उसको समझ कर उसको ऐसा कर देंगे, ठीक कर देंगे, मरेगा ही नहीं। तो ये सब उसके कंसिक्वेंसेस हैं। तो ये सब प्रॉमिस हैं साइंस के। तो आज जब साइंस को 300 साल हो गए हैं, तो अभी जब 21st सेंचुरी में साइंस के डेवलपमेंट से अभी जो वो 300 साल पुराना जो एक सिंपल आइडिया था मॉडर्न साइंस का कि एवरीथिंग इज जस्ट मैटर, सो वी शुड बी एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन दिस वर्ल्ड बेस्ड ऑन सिंपल लॉज गवर्निंग मैटर, है ना। फिजिक्स अल्टीमेटली उसके लॉज के थ्रू, मैथमेटिकल लॉज, मैथमेटिकल टर्म्स में हम सब चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे। ठीक है। तो एक ऐसा विचार कि जैसे सृष्टि कैसे बनी, तो उसका एक फार्मूला निकल के आ जाएगा, ये बनी, आपको बनाना, ये लो बना लो, फार्मूला आ गया, क्रिएट, सिंपल विल बी एबल टू रिड्यूस एवरीथिंग, है ना। कैसे हम करते हैं, बहुत बड़ी इक्वेशन होती है, उसको धीरे रिड्यूस करते यहाँ ये बेसिस है, यहाँ से करते वहाँ ये। तो ऐसे ही ये कि लाइफ, संसार बड़ा सिंपल है, क्योंकि मैटर सिंपल है ना। मैटर सिंपल है का मतलब क्या है, हम उसको परसीव कर सकते हैं, हम उसको एक्सप्लेन कर सकते हैं इन सिंपल मैथमेटिकल टर्म्स। ये इक्वेशन बड़ी सिंपल है, इट कैन बी रिटन इन सम फाइनाइट नंबर ऑफ वर्ड्स, कुछ फाइनाइट वर्ड्स में उसको हम एक्सप्लेन कर सकते हैं, सो इट्स सिंपल, है ना। जो नॉन मैटर है दैट इज़ कॉम्प्लेक्स, क्योंकि उसको हम कुछ इक्वेशंस में डिस्क्राइब नहीं कर सकते हैं। तो साइंस की ये धारणा रही है कि वर्ड इज़ सिंपल, लाइफ इज़ सिंपल बिकॉज एवरीथिंग इज़ मैटर, देयरफॉर हर चीज़ को हम सिंपल लॉज ऑफ फिजिक्स के टर्म्स में हर चीज़ को एक्सप्लेन कर देंगे। कॉन्शियसनेस को भी एक्सप्लेन कर देंगे, बर्थ को भी एक्सप्लेन कर देंगे, डेथ को भी एक्सप्लेन कर देंगे, क्रिएशन ऑफ यूनिवर्स को भी एक्सप्लेन कर देंगे, जो भी आप बोलो
सब फेनोमेना को एक दिन हम सब समझ जाएंगे क्या है क्या, बहुत सिंपल है ये चीज़ें, हम सब कर देंगे। लेकिन आज 21st सेंचुरी में जब हम हैं तो मॉडर्न साइंस की जो इन्वेस्टिगेशंस या जो रिसर्चेस जो हुई हैं उससे हमारा ये जो सपना है, हमारी जो ये एजम्पशन रही है साइंस की, वो फेल होती हुई दिखाई दे रही है। सो अभी हम कुछ ऐसे प्रमाण देखेंगे कि मॉडर्न साइंस के थ्रू ही, साइंस के एडवांसमेंट से हम देख रहे हैं कि साइंस की एजम्पशन जो है वो उन पे बड़ा प्रश्न खड़ा हो गया है, ठीक है, जिससे कि पूरी साइंस की वैलिडिटी, जिस आधार पे साइंस डेवलप हो रही है उसका फंडामेंटली ही हिल रहा है कि रियली जो साइंस की एजम्पशन है कि एवरीथिंग इज मैटर, इज इट राइट और नॉट, करेक्ट? इफ़ इट इज़ नॉट राइट तो फिर जो भी हम आज लेके चल रहे हैं कि पैसे से सुख है, वो सब चीज़ के ऊपर क्वेश्चन आ गया, क्योंकि वो सबका आधार तो वही था ना कि वी लिव ओनली वंस, एवरीथिंग इज जस्ट मैटर, व्हेन यू डाई एवरीथिंग इज फिनिश्ड। इफ इट इज़ नॉट लाइक दैट तो फिर हमें जीवन में और भी कुछ सोचना पड़ेगा ना। तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट है समझना कि जो मॉडर्न साइंस की जो धारणाएं थी क्या वो वास्तव में सही हैं या नहीं है। एक साइंस के स्टूडेंट को ये सोचना चाहिए। लेकिन आप सब साइंस के स्टूडेंट, हम कभी ऐसा सोचते नहीं ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि जैसे होता है ना, एक बच्चे को जो है बस उसको लॉलीपॉप दे दो, वो लॉलीपॉप खाने में मस्त है, उसको और कुछ नहीं पता। हाँ, बच्चा रोता है तो क्या करते हैं, कुछ खिलौने देते हैं। तो ऐसे ही हमको क्या है, सब खिलौने देते हैं, ये लो AI, खेलते रहो इससे भी बैठ के, है ना। तो जो फंडामेंटल जो क्वेश्चंस हैं जो साइंस को सॉल्व करने हैं उस पर किसी का ध्यान नहीं जाता है कि अरे भाई आप बोल रहे थे यू विल बी एबल टू एक्सप्लेन लाइफ, हैव यू एक्सप्लेन लाइफ? तो वो प्रश्न तक कोई पहुंचेगा ही नहीं। सबको लॉलीपॉप देते रहो, सबको कुछ देते रहो, सब हाँ देखो अभी ये टेक्नोलॉजी आ गई, अभी आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है, घर बैठे सब कुछ आ जाएगा, अमेज़ॉन आ गया, ये आ गया, हाँ कितना अच्छा हो गया। तो फिर जो फंडामेंटल चीज़ें जो साइंस को एक्सप्लेन करनी थी उस पर ध्यान ही नहीं गया, है ना। सब लोग अपना ठीक है, और साइंटिस्ट भी अपना पोस्ट डेटेड चेक दे दिया उन्होंने, यस वन डे वी विल एक्सप्लेन एवरीथिंग, डोंट वरी वन डे वी विल डू, हाँ, और सब भूल गए दैट डे, व्हेन विल दैट डे कम। तो ये हम आज थोड़ा देखेंगे। ओके, तो सबसे पहले बिग बैंग। तो जो साइंस का जो एक्सप्लेनेशन है कि यूनिवर्स कैसे आया, उसके बारे में बहुत बड़े बड़े क्वेश्चंस आज साइंस के सामने हैं। व्हाट एग्जिस्टेड बिफोर द बिग बैंग, वर देयर लॉज ऑफ फिजिक्स एंड स्पेस टाइम बिफोर द बिग बैंग, हाउ गुड इज द बिग बैंग थ्योरी व्हेन द बिगिनिंग प्रपोज्ड बाय इट इज अ मैथमेटिकल इंडिस्क्राइबेबल सिंगुलैरिटी। साइंस की एक एजम्पशन क्या है कि मैटर एंड एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट ऑलवेज, करेक्ट? ये एक साइंस की एग्जम्पशन है। लेकिन बस केवल एक टाइम में ये नहीं था कि मैटर एंड एनर्जी रिमेन्स कांस्टेंट वाला प्रिंसिपल एक टाइम में नहीं था। बस किस टाइम में नहीं था? जब बिग बैंग हुआ। क्योंकि बिग बैंग से पहले सडनली विद द बिग बैंग ऑल मैटर एंड ऑल एनर्जी केम इनटू एग्जिस्टेंस। तो आप एक थ्योरी, आपकी एग्जम्पशन है कि मैटर एंड एनर्जी इज ऑलवेज कांस्टेंट बट फॉर द बिगनिंग, देन हाउ गुड इज दैट थ्योरी इटसेल्फ, कि जब जो स्टार्टिंग पॉइंट है दैट इटसेल्फ इज अगेंस्ट साइंस एंड देन एवरीथिंग एल्स इज अकॉर्डिंग टू साइंस बट द बिगनिंग इज अगेंस्ट साइंस, है ना। यानी कि जो स्टार्टिंग पॉइंट है वही साइंस के द्वारा एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं। तो वो तो एक मिस्टिकल हो गया ना, वो तो एक जादू हो गया। मैटर एनर्जी कहाँ से? अभी मैटर एनर्जी बनता नहीं है, इट्स कांस्टेंट। ओके सर, तो बिग बैंग के टाइम में क्या हुआ, वो कहाँ से आया? वो सिंगुलैरिटी, है ना। इट इज़ मैथमेटिकली इनडिस्क्राइबेबल। ऑल मैटर वाज कंडेंस्ड इन अ पॉइंट विच इज़ मैथमेटिकली नॉट डिस्क्राइबेबल, क्योंकि इसको कोई लेंथ ब्रेथ है ही नहीं, क्योंकि स्पेस ही नहीं बना है अभी, तो ये सब डायमेंशंस ही नहीं आएंगे अभी, करेक्ट। सो ये बहुत बड़ी समस्या है बिग बैंग को समझाने में कि ओरिजिन जो है, स्टार्टिंग पॉइंट, दैट इज मैथमेटिकली इनडिस्क्राइबेबल। सो एंड व्हाट एग्जिस्टेड बिफोर बिग बैंग, उससे पहले क्या था, दैट वी कैन नॉट, बाय साइंस वी कैन नॉट अंडरस्टैंड दैट, क्योंकि साइंस की लिमिट आ गई ना। साइंस किस चीज़ को समझ सकती है? लॉज जहाँ चल रहे हैं वहाँ तक समझ सकती है ना। अब लॉज से पहले क्या था, वो लॉज क्रिएट कैसे हुए, उससे पहले साइंस की लिमिट ही नहीं है ना, साइंस की अप्रोच ही नहीं है उससे पहले जाना। तो वहीं से शुरू कर सकते हैं, भाई बिग बैंग पे लॉज क्रिएट हुए, तो वहाँ से हम स्टडी कर सकते हैं कुछ हद तक,
लेकिन उससे पहले क्या था हम नहीं जान सकते। सो अटक गए हम लोग, सब कुछ नहीं बता पाएंगे फिर। ये एक डॉक्टर फिलिपेंको, ही इज़ नोबेल लॉरिएट, प्रोफेसर ऑफ एस्ट्रोनॉमी। सो ये उनसे पूछा गया व्हाट इज़ द ओरिजिन ऑफ द लॉज ऑफ फिजिक्स। ही सेड आई डोंट नो, दैट्स अ क्वेश्चन साइंस कैनॉट आंसर। सो व्हाट गेव राइज टू द यूनिवर्स इज एन इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, वी डोंट एग्जैक्टली नो द आंसर टू दैट बट वी हैव सम आइडियाज़। अब ये नोबेल लॉरिएट है, लेकिन ऑर्डिनरी साइंस की बुक्स में आप क्या देखेंगे? सर आपने एग्ज़ाम भी पास कर देंगे हम लोग, हाँ कैसे यूनिवर्स आया, यस बाय बिग बैंग, पास। लेकिन ही इज़ ए नोबेल लॉरिएट फिजिसिस्ट एंड अकॉर्डिंग टू हिम साइंस कैन नॉट नो, दैट्स अ क्वेश्चन साइंस कैन नॉट आंसर। ओके, what gave rise to universe is an interesting question, we don't exactly know. So this is the, ये है साइंस की जो हम, इसकी रियलिटी ये है। अगर गहराई में जाएंगे, अब ऊपर ऊपर साइंस बुक पढ़ेंगे तो उसमें लगेगा सब कुछ पता है ना। ये एक बहुत बड़ा इग्नोरेंस है। साइंस हैज़ कम टू नो एवरीथिंग। सब लोग यही सोचते हैं ज़्यादातर ना, साइंस सब कुछ पता लग गया, यूनिवर्स कैसा है क्या है सब है, बस थोड़ी डिटेल बाकी है, बस वर्कआउट करनी, बाकी एवरीथिंग इज़ क्लियर। हमारे दिमाग में ऐसी पिक्चर रहती है ना, बड़े कॉन्फिडेंट होकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं ना साइंस के वर्ड में, विद साइंस वी आर प्रोग्रेसिंग, कि सब कुछ पता है, सब कुछ क्लियर है साइंस को, बस थोड़ा डिटेल ही बतानी है, बाकी है क्लियर। ऐसा नहीं है, बिल्कुल जड़, बिल्कुल फंडामेंटल चीज़ें ही सब अधर में अटकी हुई हैं, है ना। स्टीफन हॉकिंस अपनी बुक में लिखते हैं, इट सीम्स टू बी अ गुड प्रिंसिपल दैट द प्रेडिक्शन ऑफ ए सिंगुलैरिटी बाय ए फिजिकल थ्योरी इंडिकेट दैट द थ्योरी हैज़ ब्रोकन डाउन। वही चीज़ जो मैंने आपको बताई कि सिंगुलैरिटी मतलब विच इज़ मैथमेटिकली इनडिस्क्राइबेबल। तो ये प्रेडिक्शन कि अल्टीमेटली ये सिंगुलैरिटी है शुरू में, तो उससे ये थ्योरी ही पूरी कैंसिल हो जाती है, पूरी थ्योरी जो इसको बनी हुई है वही नॉन साइंटिफिक हो जाती है अल्टीमेटली। फिर इसके अलावा अभी साइंस की डिस्कवरी से ये पता चला है कि पूरा जितना मैटर और जितना एनर्जी है उसमें से कितना परसेंट एक्चुअली एक्सेसिबल है हमारे लिए। आज तक हम कितना परसेंटेज के ऊपर स्टडी कर पाए, एक्सपेरिमेंट कर पाए, जान पाए, देख पाए, जो भी कर पाए, कितना परसेंटेज ऑफ मास एंड एनर्जी, एनी आइडिया? जितना भी मास एंड एनर्जी एग्जिस्ट करता है यूनिवर्स में, उसका कितना परसेंटेज है जो हमारे लिए एक्सेसिबल है टू इन्वेस्टिगेट? एनी आइडिया? डार्क मैटर, डार्क एनर्जी सुना है आपने? क्या मतलब है उसका? It is a form of energy that it stays there but we can't observe that and nothing we can, मतलब उससे कुछ एक्सेस, वो एक्सेसिबल नहीं है ना हमारे लिए, है ना? करेक्ट। वो जो परसीवेबल मैटर है उससे बहुत ज़्यादा है। कितना है? 3 times। कितना है परसेंटेज में? 5% इज द ओनली मैटर एंड एनर्जी विच इज़ एक्सेसिबल टू अस। तो नॉन एक्सेसिबल है 95%। तो जब हमें 95% चीज़ हमारे एक्सेसिबल ही नहीं है, उसके बेस पर हम कितना कॉन्फिडेंस से कह सकते हैं कि नाउ वी नो एवरीथिंग? समझ रहे हैं? When 95% of the things is inaccessible to us, then actually what we should tell, we know nothing. लेकिन हम क्या सोचते हैं? We know everything. Science has known everything. बट ये साइंस की ही डेवलपमेंट से ये समझ में आया कि एक्चुअली इतना ज़्यादातर चीज़ तो हम जानते ही नहीं हैं, जान भी नहीं सकते हैं, न केवल जानते हैं बल्कि जान भी नहीं सकते हैं। इट इज़ इनएक्सेसिबल टू अस। तो ये सब क्या दिखा रहा है? साइंस की लिमिटेशंस दिखा रहा है रिगार्डिंग सॉल्विंग द फंडामेंटल मिस्ट्रीज ऑफ लाइफ एंड यूनिवर्स। तो दूसरी तरफ कुछ बहुत दूसरी डेवलपमेंट्स जो साइंस से हुई, जिससे ये इंडिकेट करता है कि मैटर इज एवरीथिंग। ये जो थॉट है, ये जो एग्जम्पशन है, दिस इज रॉन्ग। देयर इज समथिंग बियॉन्ड मैटर, देयर इज फेनोमेना बियॉन्ड मैटर। मैटर के बियॉन्ड रियलिटी है, केवल मैटर ही सब कुछ नहीं है, ये संभव नहीं है। साइंस ही इंडिकेट कर रही है। कैसे?
ये 3 फेनोमिना हैं, और भी बहुत सारी चीज़ें हैं, बट जस्ट वी विल डिस्कस वन और टू ऑफ देम। पहला है फाइनली ट्यून्ड यूनिवर्स। इसका मतलब ये है कि जो हमारा यूनिवर्स है, अभी हम जो इसको स्टडी कर रहे हैं, तो हम ये देख रहे हैं साइंस के थ्रू कि हमारा जो यूनिवर्स है वो बहुत फाइनली ट्यून्ड है। मतलब क्या है इसका फाइनली ट्यून्ड का? एनी वन ऑफ यू? मतलब थोड़ा भी इधर उधर हो जाता है, किसी चीज जैसे ग्रेविटेशनल फोर्स है उसका थोड़ा कोई वैल्यू ऊपर नीचे हो जाता है तो सब कुछ नहीं बन पाता। हाँ, तो ये सारे जो कांस्टेंट्स हैं ना, जैसे है ना, ये सब कांस्टेंट्स हैं, ऐसे 50 कांस्टेंट्स हैं जिनके बेस पर हम एक्सप्लेन जो भी कर पा रहे हैं थोड़ा बहुत, कि ये यूनिवर्स जो चल रहा है ना, काम कर रही हैं चीज़ें वो इनकी वजह से कर रही हैं। और ये जो कांस्टेंट्स हैं ये बहुत फाइनली ट्यून्ड है, मतलब इनकी वैल्यू अगर थोड़ी भी इधर उधर होती है ना, तो फिर यूनिवर्स विल नॉट एग्जिस्ट, लाइफ विल नॉट एग्जिस्ट। ठीक है, तो इससे क्या समझ में आता है? जैसे आज इस रूम में हम बैठे हैं, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं, आप आए तो दरी बिछी हुई है बैठने के लिए, ठीक है, यहाँ पर प्रोजेक्टर सेट है, यहाँ पर एक आवाज़ के लिए एक एम्पलीफायर लगा हुआ है, अभी थोड़ी देर में फिर प्रसाद भी आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये सब क्या दिखाता है कि इट इज़ प्लैंड, है ना। ये ऐसा नहीं हो सकता कि बस जो दाल सब्जी थी वो आपस में वो एक्सीडेंट से डब्बे गिर गए और इधर से जो है वो आग लग गई और कुक हो गया और वो बन गया। समझ रहे? ऐसा एक्सप्लेन नहीं किया जा सकता, उसके अंदर इतनी सारी स्टेप्स हैं और इतने कोऑर्डिनेटेड स्टेप्स हैं, सो वो समझ में आता है कि ये तो किसी ने प्लान किया हुआ है ना। इसको बोलते हैं फाइनली ट्यून्ड। तो इसको बोलते हैं कॉस्मोलॉजिकल एंथ्रोपिक प्रिंसिपल। क्या बोलते हैं? कॉस्मोलॉजिकल एंथ्रोपिक प्रिंसिपल कि आवर यूनिवर्स इज फाइनली ट्यून्ड, है ना। इसका मतलब कि जो हमारा पूरा कॉस्मोस है ये इतने सारे कांस्टेंट्स से चल रहा है, अगर इसमें थोड़ी सी भी वैल्यू होती, बिग बैंग के टाइम अलग होती, तो लाइफ नहीं होती, बिल्कुल अलग कुछ होता, लाइफ एग्जिस्ट, वी विल नॉट बी हियर टू टॉक, है ना, लाइक दिस। सो अब उसके कंसिक्वेंस क्या है इस चीज़ के कि हमारा यूनिवर्स फाइनली ट्यून्ड है? उसका एक तो एक्सप्लेनेशन ये है कि इसका मतलब कोई व्यक्ति है जो इसको पर्पसफुल्ली, जिसने यूनिवर्स को क्रिएट किया है। जैसे आप यहाँ आए तो कुछ लोगों ने पर्पसफुल्ली, हाँ भाई आप लोग आएंगे, कुछ प्रसाद बनाया जाए, क्या बनाएंगे, मात्रा इतनी होनी चाहिए, उसमें नमक इतना डालना है, उसमें मिर्च इतनी डालनी है और प्रोजेक्टर सेट होना है, किसी एक इंटेलिजेंट व्यक्ति ने उसको प्रोग्राम किया है ना, तब ये संभव हुआ है। उसी प्रकार से जो हम यूनिवर्स को देखते हैं तो इसका एक तो कंसिक्वेंस ये है, इसका एक अंडरस्टैंडिंग ये है कि भाई ऐसे ही किसी इंटेलिजेंट व्यक्ति ने इसको डिज़ाइन किया है यूनिवर्स को, दैट इज़ वन थिंग। लेकिन मॉडर्न साइंस जो कि लेके चलती है कि नहीं 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 भगवान और ऐसा कोई व्यक्ति तो है ही नहीं, वो तो हम पहले से ही कह रहे हैं कि नहीं नहीं, साइंस मीन्स मैटर इज़ एवरीथिंग। तो इसलिए भी वो एक्सप्लेन कैसे करेंगे फिर इन चीज़ों को कि आवर यूनिवर्स इज़ फाइनली ट्यून? एक्सप्लेन तो करना पड़ेगा ना, एंथ्रोपिक ये कैसे हुआ, फ्री है फाइनली ट्यून, इसको कैसे एक्सप्लेन करेंगे? तो वो साइंस उसके लिए क्या एक्सप्लेन करती है? मॉडर्न साइंस की एक्सप्लेनेशन, कॉमन एक्सप्लेनेशन क्या है इसके बारे में कि भगवान के बिना, कोई व्यक्ति के बिना ये कैसे संभव हुआ ये सब चीज़ें, यू नो। तो साइंस का एक्सप्लेनेशन है मल्टीवर्स थ्योरी। जैसे एक है यूनिवर्स, यूनिवर्स का मतलब एक, यूनी, मल्टी मीन्स मैनी। तो उनका क्या एक्सप्लेनेशन है कि देयर इज अ पॉसिबिलिटी दैट देयर आर इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्सेस, ठीक है, विथ different values of these constants. Permutation combination से by chance there are infinite number of universes with, तो हमारा ये एक यूनिवर्स एक है और इनफाइनाइट नंबर ऑफ यूनिवर्स में से इस यूनिवर्स में ये कॉम्बिनेशन है जिसमें कि लाइफ पॉसिबल हुई, ठीक है। तो इसलिए इसको कोई भगवान की जरूरत नहीं एक्सप्लेन करने की,
मल्टीपल यूनिवर्स है, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से अपने आप किसी में ये वैल्यू है, किसी में ये परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, किसी में ये है, लेकिन बाकी सब में परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन से लाइफ या लाइफ वो एग्जिस्ट नहीं कर पा रही है, हमारे इसमें कर रही है, इसलिए हम लोग बैठ के चिंतन कर रहे हैं कि भाई ये फाइनली ट्यून्ड क्यों हो गया। लेकिन बस यही है कि मल्टीवर्स हैं। सो लुक्स टू बी ए गुड एक्सप्लेनेशन, करेक्ट, लेकिन इज इट अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन? वाई डू वी से इट इज़ नॉट अ साइंटिफिक एक्सप्लेनेशन? हाँ, इट इज़ इम्प्रूवेबल, ये प्रूव नहीं, अनटेस्टेबल है ये। कोई भी चीज़ को साइंटिफिक हम कब कह सकते हैं? व्हेन इट कैन बी, इट्स वेरीफाइबल, और जिसको गलत सिद्ध करें या सही सिद्ध कर सकें, तभी वो साइंटिफिक कहलाती है। तो मल्टीवर्स थ्योरी अगेन इनएक्सेसिबल, दिस ऑल अदर यूनिवर्सेस आर इनएक्सेसिबल टू अस, हम उसको कभी नहीं जान सकते। इट्स ओनली ए थ्योरी, विचार, एजम्पशन, साइंटिफिकली वी कैन नॉट एंटर देयर। तो फिर ये साइंटिफिक थ्योरी तो रही नहीं, है ना। तो ये एक समस्या है जो साइंस के सामने है। अगेन दिस इज प्रोफेसर ऑफ applied mathematics. Scientifically, it is clear that the universe is fine-tuned, which allows the life to exist, in the sense that the nature of the physics we have is very special. The attempt of scientific answers to the question of fine-tuning is the multiverse, but that is not a testable proposition, जो हमने डिस्कस किया अभी। एक और इम्पॉर्टेंट चीज़ जो साइंस के सामने आज आ रही है, दैट इज़ कि जब हम स्टडी कर रहे हैं नेचर को, नेचर के फेनोमिना को, ह्यूमन बॉडीज़ को या कोई भी बॉडी को, लाइफ बॉडीज़ को, लाइफ फॉर्म्स को, तो हम ये देख रहे हैं कि उसके अंदर इंटेलिजेंस दिख रही है, और इंटेलिजेंस मीन्स देयर इज़ अ पर्सन, है ना। इसलिए हम बोलते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, बिकॉज इट इज़ आर्टिफिशियली गिवन बाय अ पर्सन, ठीक है। सो जब हम स्टडी कर रहे हैं अभी मॉलिक्यूलर बायोलॉजी और मॉलिक्यूलर लेवल पर या कॉस्मोस में जब हम जा रहे हैं, तो हम लोग जो फेनोमेना देख रहे हैं उससे हम ये देख रहे हैं कि ये जो नेचर के अंदर वी कैन सी देयर इज़ इंटेलिजेंस, है ना। तो उसका नाम है इंटेलिजेंट डिज़ाइन। एक ऐसे पूरा ग्रुप है साइंटिस्ट का जो डेवलप हो रहा है, जो देख रहे हैं कि बाय साइंस वी आर एबल टू सी दैट देयर इज़ डिज़ाइन, और जहाँ डिज़ाइन है दैट मीन्स देयर इज़ ए पर्सन, डिज़ाइनर, करेक्ट। तो जैसे इसको समझने के लिए एक उदाहरण देते हैं। इसका मतलब ये है, यूनिडायरेक्शनल नेचुरल कॉजेज कैन नॉट डू द थिंग्स विच द इंटेलिजेंट कॉजेज कैन। हाँ, जैसे उदाहरण देते हैं, आपको समझ में आएगा। अभी आप क्या देख रहे हैं, एक तरफ एक इंक पॉट से इंक गिर गई, तो उसका भी एक पैटर्न बन गया, इंक गिर गई तो, ठीक है। और दूसरी तरफ क्या देख रहे हैं, वही इंक से एक स्पेसिफिक पैटर्न ABC 1 2 3, तो इंक गिरने से ऐसा एक पैटर्न अगर दिखे, मान लीजिए आपको पता नहीं कि इंक गिरी है क्या, किसी ने इसको लिखा है, अगर आप ये ऐसा पैटर्न देखेंगे, कोई नॉन स्पेसिफिक पैटर्न, तो आप एज्यूम कर सकते हैं कि शायद इंक गिर गई होगी और ये ऐसा हो गया। लेकिन अगर ऐसा लिखा हुआ है ABC 1 2 3, तो क्या इसको देख करके आप कह सकते हैं कि इंक गिर गई होगी और ये ऐसा बन गया, है ना। आपकी कोर्स की किताबें हैं, है ना, बहुत उसमें सब थ्योरीज लिखी हुई हैं, इंक गिर गई और ये बुक में है क्या, और पेपर और इंक ही तो है, तो इंक गिर गई और ये हो गया। सो इट्स, उस बुक को देखते ही समझ में आता ना कि इसमें इंटेलिजेंस है ना। तो एक और उदाहरण दिया है, अभी दोनों तरफ पत्थर हैं, ये दोनों पत्थर हैं, ठीक है, लेकिन जो पहले वाला जो पत्थर है उसको देख करके हम कह सकते हैं कि ये बहुत समय से ऐसे पड़ा रहा, नेचर वेदरिंग इफेक्ट हुआ, और ऐसा इसका एक जो भी इसकी शेप है, रेगुलर शेप, एक पैटर्न, नॉन स्पेसिफिक पैटर्न बन गया। तो वो तो एक्सप्लेन किया जा सकता है बाय लॉज ऑफ नेचर, है ना। लेकिन ये जो है इधर, ये गांधी जी का है ना, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि ये ऐसे ही पत्थर रहा होगा जैसा वो है, बस ऐसे ही वेदरिंग इफेक्ट होते होते ये बन गया होगा, ऐसा कह सकते हैं हम? 1000 लाख साल तक भी वेदरिंग इफेक्ट होगा तो भी ऐसा नहीं बन सकता। तो जहाँ पर भी हम ये देखेंगे कि ये गांधी जी का अगर हम ये मूर्ति देखेंगे, तो तुरंत हमारे दिमाग में क्या आएगा, किसका ध्यान आएगा? स्कल्प्टर, डिज़ाइनर आएगा कि नहीं आएगा? इसका मतलब उसमें देख रहे हैं डिज़ाइन, इसमें इंटेलिजेंस देख रहे हैं, ये इंटेलिजेंट व्यक्ति का काम है, ये अनपर्पसफुल, क्योंकि नेचर क्या है, उसमें कोई दिमाग नहीं है ना, नेचर
पर्पस नहीं है उसका, तो कोई इंटेलिजेंस नहीं है, वो तो बस कॉन्शियसनेस के बिना लॉज काम करते हैं। हवा चल रही है ना, बारिश हो रही है, लेकिन यहाँ इंटेलिजेंस हम देख रहे हैं। तो ये 3 चीज़ हैं, अगर ये 3 चीज़ हम कहीं देखते हैं तो हम कह सकते हैं कि वहाँ इंटेलिजेंस है। पहला, द पैटर्न नॉट नेसेसिटेटेड बाय लॉज ऑफ नेचर। जो पैटर्न है वो लॉज ऑफ नेचर से नेसेसरली वो नहीं बन सकता, यानी कि उसमें ऐसी चीज़ें हैं जो ऑप्शनल है ना, जो लॉज ऑफ नेचर की वजह से नहीं। जैसे मान लीजिए ये है माइक, अब इसका ब्लैक कलर है, ठीक है, तो कलर वाइट भी हो सकता था। वो कोई लॉज ऑफ नेचर की वजह से नहीं एक्सप्लेन कर सकते कि ब्लैक ही हुआ, उसमें तो कहीं ना कहीं ऑप्शन है, चॉइस है, ठीक है। पेन का साइज़ है, इतना भी होता है, इतना भी हो सकता है। तो जहाँ पर हम ऐसे देखते हैं जहाँ पर कि ऑप्शंस हैं, जहाँ पर कि वो कोई लॉज ऑफ नेचर से एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि इतना ही बड़ा क्यों है, ये इसी कलर का क्यों है, लॉज ऑफ नेचर से उसको एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, है ना। ये एक क्वालिटी है जो दिखाता है कि देन देयर इज सम चूज़र, चूज़ करने वाला एक व्यक्ति जिसकी चॉइस है, भाई मुझे ब्लैक अच्छा लगता है, मैंने ब्लैक बनाया। समझ में आए? सो एक तो ये क्वालिटी होनी चाहिए। कोई भी जगह पे हम देख रहे हैं कि उसमें इंटेलिजेंट डिज़ाइन है या नहीं है, तो उसके लिए ये एक क्वालिटी होनी चाहिए उसमें। सेकंड, कॉम्प्लेक्स एनफ टू नॉट हैव अकर्ड बाई चांस। इतना कॉम्प्लेक्स होना चाहिए कि वो बाई चांस नहीं आ सकता है ना। उसके इतने सारे एलिमेंट्स होने चाहिए उसमें, इतने इंटीग्रेटेड चीज़ें होनी चाहिए कि बाई चांस इट कैन नॉट बी एक्सप्लेन्ड। और थर्ड, स्पेसिफिक पैटर्न। स्पेसिफिक पैटर्न मतलब जैसे गांधी जी हैं, गांधी जी एक व्यक्ति थे, तो ये जो पैटर्न है, ये पुतला जो है, ये ऑलरेडी एक गांधी जी एक व्यक्ति थे, उनसे मिलता जुलता है, तो ये हो गया स्पेसिफिक पैटर्न। तो ये 3 चीज़ें जहाँ पर दिखें वहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ पर तो इंटेलिजेंस दिख रही है, ये लॉज ऑफ नेचर से एक्सप्लेनेबल नहीं है। इज़ इट क्लियर? तो उसी तरह से जब साइंस अभी स्टडी कर रही है नेचर हमारे शरीर का सबका, तो देख रही है इतनी सारी ऐसी चीज़ें हैं विच हैव दीज 3 कैरेक्टरिस्टिक्स। जैसे अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट बायोलॉजी में देखेंगे तो हमारे शरीर में एक ये होता है क्लॉटिंग मैकेनिज्म। हमको जब चोट लगती है, खून निकलता है तो अपने आप बंद हो जाता है ना, तो हम तो लगता है हाँ खून निकला, बंद हो गया, पर एक बीमारी है जिसमें खून क्लॉट नहीं होता है, तो अगर चोट लग गई सो ही विल ब्लीड टू डेथ। तो उस आदमी को उसका इंपॉर्टेंस पता चलेगा कि क्लॉटिंग क्या है। हमको बड़ा सामान्य लगता है कि हाँ खून निकला, बंद हो जाएगा, पर वो बंद कैसे हो रहा है, उसके अंदर के मैकेनिज्म्स अगर आप साइंस के थ्रू हम देख रहे हैं आज, तो उसको बोलते हैं कैस्केड, क्लॉटिंग कैस्केड। उसमें इतने सारे एक के बाद एक चीज़ें हैं। एक प्रोटीन है फाइब्रोजन, है ना, जिससे वो क्लॉट बनता है, लेकिन वो क्लॉट अगर हमेशा ब्लड में घूमता रहेगा तो वो तो कहीं भी क्लॉट करके ब्लड के सर्कुलेशन को रोक देगा। तो वो इस फॉर्म में रहना चाहिए कि वो एक्टिवेट हो पाए, जब जरूरत पड़े, जहाँ जरूरत पड़े वहाँ, और जितना जरूरत पड़े उतना। समझ रहे, है ना। गलत जगह पे भी क्लॉट हो गया तो गड़बड़ कर देगा, ठीक है, और ज़्यादा भी हो गया तो भी गड़बड़ कर देगा, ठीक है। तो इतने सारे मैकेनिज्म है उसमें। एक एक्टिवेटर एंजाइम है, जैसे ही चोट लगी वहाँ से एक मैसेज जाएगा, ये प्रोटीन निकलेगा, वो प्रोटीन के होने से वो फाइब्रोजन एक्टिवेटर एक और मॉलिक्यूल है वो एक्टिवेट होगा, फिर उससे ये एक्टिवेट होगा, और ज़्यादा होते ही फिर एक उसका इनहिबिटर है, वो उसको इनहिबिट करेगा फर्दर ग्रोथ। ऐसे करके पूरा एक के बाद एक पूरा कैस्केड है ना। तो उसको देखने से वी सी दैट इट इज़ नॉट एक्सप्लेनेबल बाई चांस, है ना, इट हैज़ अ वेरी यूनिक स्पेसिफिक पर्पस। ऐसी हज़ारों चीज़ें, तो इसको देख करके आज साइंटिस्ट लोग ये देख रहे हैं कि नेचर में इंटेलिजेंट डिज़ाइन है। फिर उसी प्रकार से एक और चीज़ है इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी। इरिड्यूसिबल कॉम्प्लेक्सिटी ये भी एक साइंस की जो पूरी एक्सप्लेनेशन है उसमें बहुत इंपॉर्टेंट अंडरस्टैंडिंग किया है कि संसार तो इतना बड़ा है, इतना कॉम्प्लेक्स है, लेकिन इट इज़ रिड्यूसिबल। रिड्यूसिबल का मतलब क्या होता है? हाँ हाँ सिंपल चीज़ों के माध्यम से एक्सप्लेन किया जा सकता है। हाँ, है ना। मान लीजिए किसी में 10 एलिमेंट्स हैं, 10 कंपोनेंट हैं, तो 1 + 2 1 + 1 + 1 + 1 + 1 10 टाइम्स इज इक्वल टू द होल। ऐसा सिंपल फार्मूला जहाँ पर लग रहा है दैट इज़ रिड्यूसिबल, ठीक है।
तो आप वो 10 चीज़ें हैं, 10 चीज़ों का बना हुआ है वो, तो उसमें आप एक का स्टडी कर लो या उन सबका अलग अलग स्टडी कर दो और उनको ज्वाइन कर दोगे तो देन यू विल अंडरस्टैंड द होल, है ना। तो उसको बोलते हैं रिड्यूसिबल। बट नेचर में वी फाइंड थिंग्स आर नॉन रिड्यूसिबल, है ना। जैसे ये कंप्यूटर है, तो अगर किसी को समझना है कि कंप्यूटर कैसे काम करता है, क्या है कंप्यूटर, तो इसका एक तरीका ये हो सकता है कि हथौड़ा लेकर के इसको तोड़ो, ठीक है, छोटे छोटे पीसेस में इसको डिवाइड कर दो और ग्राइंडर में करके उसको पूरा इसको पीस दो और उसका केमिकल कंपोजिशन निकाल लो कि इसमें एल्यूमिनियम कितना परसेंटेज है ना, इसमें कॉपर कितना परसेंटेज है, ऐसे करके उसको बता दो कंप्यूटर इज इक्वल टू एल्यूमिनियम दिस मच परसेंटेज, दिस मच परसेंटेज। तो वो भी एक प्रकार का एक्सप्लेनेशन है ना कि व्हाट इज़ कंप्यूटर, कंप्यूटर इज़ दिस। लेकिन उससे हमने उसको तोड़ करके, उसको ग्राइंड करके, उसको रिड्यूस करके, उसको केमिकल कंपोजिशन निकाल लिया, लेकिन उसका जो पूरा सॉफ्टवेयर था जो है ना, तो वो चीज़ तो उसके बीच की इंटरेक्शंस में थी ना, दैट गॉट लॉस्ट इन द प्रोसेस ऑफ रिड्यूसिंग इट। तो दिस इज़ नॉन रिड्यूसिबल। इसकी जो पूरी कंप्यूटर की जो पूरी फंक्शनिंग है वो नॉन रिड्यूसिबल। इट कैनॉट बी एक्सप्लेन जस्ट बाई सेपरेटिंग। इफ यू सेपरेट द कंपोनेंट्स यू विल लूज द फंक्शन, दैट फंक्शंस कैनॉट बी एक्सप्लेन जस्ट बाई एडिंग दोज कंपोनेंट्स, ठीक है। तो इसको बोलते हैं नॉन रिड्यूसिबल। तो इसी प्रकार से हमारे शरीर के अंदर जैसे ये एक बेसिल है, एक बैक्टीरिया का एक वो दिया हुआ है, एक छोटा सा एक बैक्टीरिया एक सेल का होता है, उसका फ्लैजिलम। वो ऐसे कोई भी मीडियम पानी के अंदर जो बैक्टीरिया मूव करता है उसके लिए वो फ्लैजिलम के थ्रू मूव करता है ना। ये फ्लैजिलम दिखा है मुझे निकले। वो फ्लैजिलम क्या है, पूरा एक मोटर है। मोटर जैसे पानी का, कोई पानी में नाव चलती है तो कैसे उसमें मोटर होती है और फिर उसकी डायरेक्शन करने के लिए पूरा कितना मैकेनिज्म होता है, तो ऐसा ही मैकेनिज्म बैक्टीरिया के अंदर होता है, छोटे से बैक्टीरिया के अंदर। अब उसमें 40 प्रोटीन्स हैं। अब वो 40 प्रोटीन्स जो हैं इरिड्यूसिबल हैं, क्योंकि वो अपने आप से इवॉल्व हो ही नहीं सकते हैं ऐसे, क्योंकि जब तक 40 के 40 नहीं होंगे तब तक वो काम नहीं करेगा, या कम से कम 40 के 40 नहीं हो तो कम से कम 20-30 एक साथ नहीं होंगे तब तक काम नहीं करेगा। लेकिन 20-30 एकदम से कैसे बन गए एक साथ और एग्जैक्टली सही जगह पे कैसे फिट हो गए, है ना। इवोल्यूशन के थ्रू तो एक एक करके बननी चाहिए ना, पहले एक बना होगा फिर दूसरा बना होगा, लेकिन वो पहले वाला जो बना उसका कोई यूज़ तो रहा नहीं होगा जब तक सबके सब नहीं मिलेंगे एक साथ, तो तब तक वो पहले वाला का यूज़ नहीं रहा होगा तो बेकार एनर्जी कंज्यूम करेगा, तो उसको फेंक दिया गया, जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं है। तो ये सब फैक्टर से ये समझ में आता है कि रिड्यूसिबल। सो पॉइंट ये है कि इस तरह से आज मॉडर्न साइंस के थ्रू हम ये फंडामेंटल चीज़ों को नहीं समझा पाए हैं और कोई स्कोप भी आगे नहीं दिख रहा है इन द 21st सेंचुरी। साइंस की लिमिट है और जो साइंस की एजम्पशंस थी उसको दोबारा से सोचने की ज़रूरत है, क्योंकि वो एजम्पशंस सही नहीं बैठी हैं। साइंस हैज़ फेल्ड टू प्रूव दीज एजम्पशंस। तो फिर क्या कोई और तरीका है क्या? साइंस का मतलब क्या है? टू नो द रियलिटी। साइंस का काम होना चाहिए टू नो द रियलिटी। तो अगर हमने जो एजम्पशन लेके चले, अगर हमें उससे रियलिटी नहीं पता चली, तो साइंस को क्या करना चाहिए? फर्दर आगे बढ़ना चाहिए, उसको छोड़ना चाहिए। जो एजम्पशन लेके चले भाई गलत एजम्पशंस थी, है ना। तो देयर कम्स ए प्रोपोजिशन कि साइंस शुड नाउ टेक अप वैदिक पैराडाइम, वैदिक साइंस। तो अब इसके बारे में थोड़ा समझते हैं, व्हाट इज द वैदिक पैराडाइम। तो वेद शास्त्रों के द्वारा कैसे, उसका प्रूफ क्या है, उसका प्रमाण का तरीका क्या है ना। क्योंकि एक्सप्लेनेशन तो सब है भगवद गीता में, लेकिन हमारे मन में पहले ही आता है कि क्योंकि हमें साइंस ने क्या सिखाया है कि प्रूफ क्या है, व्हाट इज द प्रूफ ऑफ एनीथिंग। प्रूफ मतलब होता है सोर्स ऑफ नॉलेज। हाउ डू वी अंडरस्टैंड व्हाट वी नो इज राइट और नॉट। साइंस की क्या एक्सप्लेनेशन है इसके बारे में, मॉडर्न साइंस की। हाउ डू वी नो व्हाट वी नो इज ट्रू और नॉट। व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ प्रूफ in modern science? So you can perceive the information. Yes, sense perception. This is one modality कि साइंस से परसीव होना चाहिए, तो हम कहेंगे ये वैलिड है, ये सही है, ये एग्जिस्ट करता है ना, ठीक है। तो हो गया सेंस परसेप्शन। ये एक मॉडर्न साइंस की प्रूफ का प्रोसेस है। दूसरा, लेकिन साइंस केवल उन्हीं चीज़ों पे विश्वास करता है, उन चीज़ों को सत्य मानता है जो परसीव होती हैं।
हैं? नहीं। जैसे ट्रेन ट्रैक परसीव क्या होता है कि वो कन्वर्ज हो रहे हैं, ठीक है, लेकिन साइंस से हम एक्सेप्ट करते हैं ना कि नहीं वो कन्वर्ज नहीं हो रहे हैं, वो पैरेलल है ना। तो साइंस की दूसरी मोडालिटी है रीजनिंग, लॉजिक। तो बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो हम परसीव नहीं करते, पर लॉजिक से उसको समझ सकते हैं, बट अल्टीमेटली लॉजिक से जो भी हम कर रहे हैं अल्टीमेटली इट शुड बी परसीवेबल, ठीक है, तभी वो साइंटिफिक मानी है। तो अल्टीमेटली डिपेंडेंस है सेंस परसेप्शन, ये है प्रूफ। लेकिन हम जो मनुष्य हैं सब, हमारे अंदर ऐसी 4 कमियां हैं जिसकी वजह से हमारा जो सेंस परसेप्शन है इट इज इम्परफेक्ट एंड इट कैनॉट एक्सेस द थिंग्स विच आर बियॉन्ड मैटर, ठीक है। ये 2 चीज़ें समझने की कोशिश कीजिए। ब्रह्म प्रमाद, करुणा पाटव, विप्रलिप्सा, ये 4 डिफेक्ट हैं जो सब में हैं। पहला, हमारी इंद्रियां अपूर्ण हैं, सीमित हैं, हमारी इंद्रियों की सीमाएं हैं, हमारे देखने की सीमा है, हमारे सुनने की सीमा है, ठीक है। तो हम जो भी परसीव कर सकते हैं अपनी सीमा में ही कर सकते हैं, लेकिन रियलिटी तो उसके बियॉन्ड भी है ना। आप सब फ्रीक्वेंसीज को सुन सकते हैं? नहीं सुन सकते। आप सब फ्रीक्वेंसीज को देख सकते हैं? नहीं देख सकते हैं। तो इसका मतलब क्या ये है कि जो हम देखते हैं वही है और जो नहीं देखते हैं वो है ही नहीं? ऐसा तो नहीं बोल सकते ना। तो हम केवल सेंस परसेप्शन से ये बोल सकते हैं कि हमारी सेंसेस की लिमिट इतनी ही है, इतना मैक्सिमम बोल सकते हैं, है ना। लेकिन सेंस परसेप्शन के बियॉन्ड की रियलिटी को हम इनएक्सेसिबल है वो हमारे लिए, ठीक है। तो इसीलिए जो सेंस परसेप्शन के बियॉन्ड है वो हमारे लिए इनएक्सेसिबल है इस प्रोसेस से। तो इसीलिए जो फंडामेंटल, जो लाइफ की जो सारी चीज़ों को जानना है, जो अल्टीमेट पूरी रियलिटी को जानना है, वो सेंस परसेप्शन से संभव ही नहीं है, ठीक है। दूसरा, जो सेंसेस हैं उसको मिस्टेक करते हैं, वी टेंड टू कमिट मिस्टेक्स। सेंसेस के इम्परफेक्शन भी, हमें कुछ का कुछ दिखता है, यहाँ लाइट कलर ये बंद हो जाए लाइट तो आपको सब काला दिखने लगेगा, है ना, ये भी काला दिखने लगेगा आपको, ठीक है। तो अगर जैसे भी दिन में तारे नहीं दिखते ना, तो तारे नहीं होते हैं क्या दिन में? दिन में भी होते हैं तारे, तो हमेशा रहते हैं, लेकिन हमें नहीं दिखते हैं। तो कोई और एक ऑब्जेक्ट आ गया तो एक ऑब्जेक्ट दिखना बंद हो जाता है। तो ऐसे सेंस परसेप्शन के बहुत सारे डिफेक्ट्स हैं जिसकी वजह से एग्जैक्टली हम जो परसीव कर रहे हैं वो वास्तव में ऐसा है नहीं है। वी कैनॉट से फॉर श्योर बिकॉज आवर सेंसेस टेंड टू कमिट मिस्टेक्स एंड देयर आर सो मेनी फैक्टर्स रिक्वायर्ड फॉर अस टू परसीव थिंग्स राइटली, ठीक है। तो इसीलिए ये जो फंडामेंटल चीज़ें हैं कि आखिर जीवन की उत्पत्ति क्या हुई है, कैसे, ये तो हमारे स्कोप से ही बाहर की चीज़ें हैं, सेंस परसेप्शन के स्कोप के ही बाहर की चीज़ें हैं ये, है ना। तो उनको हम कैसे जानेंगे? उसके लिए वैदिक साइंस का जो प्रमाण का जो तरीका है वो है ऑथोरिटेटिव नॉलेज। ये एक और प्रोसेस है प्रमाण का, मीन्स वैलिड सोर्स ऑफ नॉलेज का। ऑथोरिटेटिव नॉलेज, इसका क्या मतलब है? उदाहरण देखते हैं। जैसे हम सभी, हमारी माँ कौन है, हमारी माता जी कौन है, ये हम सबको कैसे ज्ञात हुआ? हमने कोई एक्सपेरिमेंट किया, हमने कोई सबका चेहरा देखा, किसका चेहरा मेरे से मिलता जुलता है, कैसे पता चला हमको, कैसे हमने ये ज्ञान लिया? इतना इम्पोर्टेंट, सबसे पहला फर्स्ट नॉलेज ऑफ द फर्स्ट थिंग वी नो इन आवर लाइफ, है ना। कैसे पता चला? आवर मदर टोल्ड, आई एम योर मदर, ठीक है। अभी जो मदर है, क्योंकि जन्म उसने दिया है ना, तो वो इस नॉलेज की कि कोई इस बच्चे की माँ कौन है, उसका ऑथोरिटेटिव सोर्स क्या है उस नॉलेज का? मदर, जिसने जन्म दिया है, शी इज़ द अथॉरिटी ऑफ दिस नॉलेज। अभी वो माँ जो है, संसार कैसे बना है ये वो उसके बारे में वो उसकी अथॉरिटी नहीं है माँ की, लेकिन कि ये बच्चे को जन्म मैंने दिया है इसकी अथॉरिटी उसके पास है, क्योंकि उसने जन्म दिया है। तो उस अथॉरिटेटिव व्यक्ति से नॉलेज को प्राप्त करना, दैट इज अनदर वे ऑफ गेनिंग नॉलेज, है ना। इसको कहते हैं शब्द प्रमाण, द टेस्टिमनी ऑफ द ऑथोरिटेटिव सोर्स,
अधिकारी, जो कोई पर्टिकुलर फील्ड में जो अधिकार जिनका है, अधिकारी हैं, उसके द्वारा घोषित करना या उसके द्वारा नॉलेज प्राप्त करना। तो ये जो वेदा है, वेदा लिटरेचर, वैदिक लिटरेचर, ये जो है इस कैटेगरी में आते हैं शब्द प्रमाण, क्योंकि वैदिक नॉलेज जो है इट इज़ वर्ड ऑफ गॉड, इट इज़ वर्ड ऑफ गॉड। ये भगवान जो क्रिएटर हैं उनका शब्द है, उनका नॉलेज है। जैसे माँ क्रिएटर ऑफ द सन और चाइल्ड, है ना, तो उसी प्रकार से गॉड क्रिएटर ऑफ एवरीथिंग, मदर ऑफ एवरीवन, फादर मदर ऑफ एवरीवन। तो उनका जो टेस्टिमनी है कि दिस इज़ व्हाट, दिस इज़ हु यू आर, दिस इज़ व्हाई दिस वर्ल्ड इज़ क्रिएटेड, सो बिकॉज ही इज़ अ क्रिएटर, सो देयरफॉर वेदा जो है वो वर्ड ऑफ गॉड है, इसलिए वो परम प्रमाण है, प्रमाण शिरोमणि, इट्स द टॉप मोस्ट। तो जो इनकंसीवेबल है, जो हमारी इंद्रियों से परे है कि ये संसार कैसे बना, उसको हम तभी जान सकते हैं जिसने संसार को बनाया, उससे अगर हम जान पाएँ तो ही हम जान सकते हैं संसार कैसे बना, क्यों बना। ठीक है, तो वेदा इज दैट सोर्स ऑफ नॉलेज गिवन बाय गॉड हिमसेल्फ, देयरफॉर दिस इज द टॉप मोस्ट प्रमाण एंड द ओनली वे टू नो गॉड एंड अबाउट परफेक्टली अबाउट गॉड एंड परफेक्टली अबाउट दिस वर्ल्ड ऑल्सो, क्योंकि ये सेंस परसेप्शन के बियॉन्ड की चीज़ें और सेंस परसेप्शन के अंदर की चीज़ें भी सेंस परसेप्शन से नहीं जान करके यू नो इट फ्रॉम द परफेक्ट सोर्स, एंड दैट नॉलेज कमिंग थ्रू सक्सेशन। परंपरा में जो रियलाइज्ड लोग हैं, जिन्होंने उसको रियलाइज़ किया उस नॉलेज को, उस परंपरा में यदि हम जुड़ जाएं तो हमें भी वो परफेक्ट नॉलेज अबाउट दिस वर्ल्ड एंड अबाउट द वर्ल्ड बियॉन्ड आवर सेंसेस वो हम जान सकते हैं। तो ये है वेदास के थ्रू जब हम चीज़ों को जानते हैं तो इस तरीके से जानते हैं। अभी वेदा जो है वो कैसे हम कहेंगे कि वो वर्ड ऑफ गॉड है? सो बाय सर्कमस्टेंशियल एविडेंस वी कैन बिगिन टू एक्सेप्ट कि इट इज़ ए रीजनेबल कि ये वेदा जो है इट इज़ नॉट मैन मेड, क्योंकि अगर कोई भी चीज़ भगवान के द्वारा दिया गया ज्ञान होगा तो उसमें कुछ लक्षण होंगे, कैरेक्टरिस्टिक होंगी, है ना। जैसे वो हमेशा से सही होना चाहिए, कभी भी उसको गलत नहीं होना चाहिए, वो हर व्यक्ति के लिए सही होना चाहिए, वो हर सिचुएशन में सही होना चाहिए, वो हर पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हर समय पर वो सही होना चाहिए, क्योंकि गॉड मीन्स परफेक्ट नॉलेज ना, परफेक्ट पर्सन। तो वो अगर वेदों का ज्ञान वास्तव में भगवान का दिया हुआ है तो उसके अंदर ये गुण होना चाहिए, दैट इट शुड विदस्टैंड द टेस्ट ऑफ टाइम, प्लेस एंड सर्कमस्टेंस। किसी भी टाइम, किसी भी प्लेस, किसी भी सर्कमस्टेंस में इट शुड स्टैंड राइट। ठीक है। दूसरा कि इट शुड बी एबल टू एक्सप्लेन एवरीथिंग इन ए सिंक्रोनाइजिंग वे, हर चीज़ को वो एक्सप्लेन कर पाए। ऐसा नहीं एक चीज़ एक्सप्लेन की दूसरे से विरोधाभास हो गया, कॉन्ट्रडिक्शन हो गया। ठीक है, थ्योरी ऑफ एवरीथिंग, हार्मोनाइजिंग वे, ऐसा एक्सप्लेनेशन होना चाहिए। और उस जो भी वो रियलिटी है, जो भी वो बता रहे हैं, उस रियलिटी को परसीव करने का तरीका भी उसमें होना चाहिए, जिससे हम प्रैक्टिकली उसको अल्टीमेटली परसीव कर पाएँ ना। सेल्फ एविडेंट, जैसे सेल्फ एविडेंट मीन्स इट्स ऑब्वियस, इट्स क्लियर। जैसे सूरज है, जब सूरज आता है आकाश में, है ना, तो किसी को कोई प्रूव करना पड़ता है कि सूरज आकाश में आ गया है? सूरज अपने आप अपने को एविडेंट करता है, इट्स एवरीबडी कैन सी विदाउट डाउट, वेरी क्लियर, सूरज आ गया। बाकी सब चीज़ को भी दिखाई देता है, सूरज जो नहीं दिखती हैं उनको भी दिखाई देता है। तो उसी प्रकार से अल्टीमेटली वो जो रियलिटी है, जो भी एक्सप्लेनेशन जो भी वेदा का है, वेदा उसके अंदर ऐसा प्रोसेस होना चाहिए, तरीका होना चाहिए जिससे कि वो चीज़ सेल्फ एविडेंट हो जाए, वो चीज़ बिल्कुल स्पष्ट सबको देख सकें। जैसे अगर किसी आदमी की कैटरैक्ट है आंखों में, बिल्कुल मोतिया है ज़बरदस्त, तो उसको सूरज दिखेगा, है ना। तो उसके कैटरैक्ट को हटाना पड़ेगा, वो एबनॉर्मल कंडीशन है, कैटरैक्ट है, हटाने के बाद सूरज दिखेगा उसको भी। तो उसी प्रकार से अगर कोई रियलिटी, वेद अगर रियल है तो वेदों के अंदर वो प्रोसेस होना चाहिए जिससे कि हम जो भी वेदों में बताया गया है उस रियलिटी को साक्षात परसीव कर सकें। लेकिन हम बोलें वेदों में बताया कृष्ण भगवान है तो दिखाओ मेरे को भगवान,
ऐसा बोलते हैं ना कई लोग, अगर भगवान है तो दिखाओ ना। तो अगर किसी आदमी को कैटरेक्ट है, वो बोले सूरज है तो मेरे को दिखाओ ना, तो क्या 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 बोलेंगे हम लोग? सूरज तो है तो पहले ऑपरेशन कराना पड़ेगा, ठीक है, सूरज तो है पर आप अयोग्य हो, प्रोसेस है, अपनी अयोग्यता को ठीक करो। तो उसी प्रकार से भगवान तो दिखाओ ना भाई, आपको लेकिन कैटरेक्ट है ना, पहले उसका ऑपरेशन कराना पड़ेगा, उसको ठीक करना पड़ेगा। तो वेद के अंदर वो प्रोसेस है जिससे हमारा कैटरेक्ट ठीक हो सकता है, एंड वी कैन परसीव गॉड एंड एवरीथिंग। तो ये क्वालिटीज वेद में है, इसलिए हम स्वीकार करते हैं कि वेद इज द वर्ड ऑफ गॉड, और फिर उस प्रोसेस में हम अप्लाई करते हैं, देन वी कैन सी वी आर प्रोग्रेसिंग वन बाय वन, है ना। एंड वी हैव एग्जाम्पल्स ऑफ आचार्यस हु सी कृष्णा फेस टू फेस, हु टॉक टू कृष्णा। उनकी क्वालिटीज हम दे सकते हैं, दैट दे आर इन टच विद कृष्णा गॉड। हाउ? भौतिक कोई प्रभाव नहीं है उनके ऊपर, डर नहीं है, काम क्रोध लोभ मोह ये सब चीज़ें नहीं है, दे आर फ्री फ्रॉम दिस एंड दे आर इन परफेक्ट नॉलेज, दे कैन एक्सप्लेन एवरीथिंग। सो उनकी क्वालिटीज से हम देख सकते हैं कि वो मैटर्स के बियॉन्ड चले गए हैं, है ना। परफेक्ट नॉलेज है उनका, कैरेक्टर एवरीथिंग, है ना। एंड उससे हमें विश्वास होता है कि अच्छा उनका ऐसा हुआ तो हम भी इस रास्ते पे चलेंगे तो वी कैन ऑल्सो एक्सपीरियंस, एंड देन वी प्रैक्टिस दैट, और हम भी एक्सपीरियंस कर सकते हैं। तो इस आधार पे हम समझ सकते हैं कि वेदा जो है वर्ड ऑफ गॉड है ना। तो इनिशियली वी एक्सेप्ट बेस्ड ऑन दैट, एंड देन फिर हम उस प्रोसेस को खुद अप्लाई करेंगे, फिर खुद अनुभव करेंगे, तो हमारा विश्वास और बढ़ जाएगा। जैसे अभी हम हरे कृष्ण मंत्र करते हैं, तो अभी यह है कि हरे कृष्ण जो जब करेगा ही विल बी हैप्पी, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। व्हेन आई माय फर्स्ट कनेक्शन विद इस्कॉन वाज दिस स्टेटमेंट। मैं एक भक्त से मिला, उसने मुझे अपना आइडेंटिटी कार्ड दिया, और उसके आइडेंटिटी कार्ड में पीछे लिखा था चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। सो मुझे यही सबसे आश्चर्यजनक लगी। मैंने कहा मैं हैप्पी होने के लिए 25 साल से इतना पापड़ बेल रहा हूँ, इतना पढ़ाई कर रहा हूँ, MBBS इतना मुश्किल हर दिन हो रही है, एंड यहाँ पर लिखा है चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी। केवल कुछ बोलने से, केवल हरे कृष्ण बोलने से कैसे हैप्पीनेस हो सकती है? कुछ बोलने से हैप्पीनेस का क्या संबंध है? क्योंकि हमारे दिमाग में क्या हैप्पीनेस कैसे होती है? पैसा मिल जाए, कुछ रेस्पेक्ट मिले तो समझ में आता है हाँ इससे तो हैप्पीनेस मिलेगी। ये कुछ बोलने से कैसे हैप्पीनेस मिलेगी? सो बट देन आई टुक इंटरेस्ट, क्योंकि उसमें लिखा था कि ये जो है ये है डिराइव फ्रॉम भगवद गीता एंड ऑल दिस। तो आई ओके लेट मी रीड भगवद गीता। तो देन आई एम नाउ प्रैक्टिसिंग एंड आई एम वर्चुअली सीइंग कि दिस स्टेटमेंट इज परफेक्ट, चैंट हरे कृष्ण एंड बी हैप्पी, है ना। तो अभी वो साइंस है उसके पीछे कि हरे कृष्णा मीन्स व्हाट? हरे कृष्णा इज ए स्पिरिचुअल साउंड, इट इज़ नॉट डिफरेंट फ्रॉम कृष्णा हु इज सोर्स ऑफ ऑल नॉलेज। और वैन जब हम उसको प्रैक्टिकली प्रैक्टिस करते हैं तब हमें वो अनुभूति होती है, यस आई एम हैप्पी, आई एम गेटिंग ए हैप्पीनेस विच इज़ नॉट मटेरियल, जो कम नहीं होती है, विच इज ऑलवेज इंक्रीजिंग। तो इस तरह से ये मैंने आपको उदाहरण दिया। तो ये जो विज्ञान है वैदिक, ये विज्ञान है, इसलिए ये टेस्टिफाइबल है, आप इसको खुद टेस्ट कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, एंड इट मेक्स सेंस, इट मेक्स परफेक्ट सेंस। आप भगवद्गीता पढ़ेंगे, सबका एक्सप्लेनेशन है हर चीज़ का, इट मेक्स सेंस, इट इज़ टेस्टेबल एंड इट लिबरेट्स अस फ्रॉम मैटर। जो ये है ना हमारा अल्टीमेटली हम क्यों चाहते हैं ज्ञान? हम सुखी रहना चाहते हैं, हम बंधन में नहीं, जन्म मृत्यु के चक्र से निकलना चाहते हैं। तो वो सब क्वालिटीज़ हमारे वैदिक ज्ञान में। तो इसलिए नटशेल में आज का जो टॉपिक था वो यही था कि हम साइंस के विद्यार्थी हैं तो हमें रियली साइंटिस्ट होना चाहिए। हमें तब तक नहीं छोड़ना चाहिए जब तक हम वास्तव में जान नहीं जाएं कि क्या क्या है, सब क्यों है। वी शुड नॉट बी जस्ट सेटिस्फाइड विद गैजेट्स, विद सम टेक्नोलॉजिकल गैजेट्स कि बस ये मिल गया, हाँ चल रहा है। नो, डेथ इज गोइंग टू कम। बिफोर दैट वी शुड बी एबल टू सॉल्व द मिस्ट्री ऑफ डेथ। व्हाट इज डेथ एंड व्हाई आई हैव टू डाई, व्हाई आई हैव टू गेट ओल्ड। ये सब प्रश्नों के उत्तर मरने से पहले हमें मिलने चाहिए, तब हम ह्यूमन बीइंग हैं। अदरवाइज वी आर नॉट डिफरेंट फ्रॉम एनिमल्स। हरे कृष्ण। एनी क्वेश्चन? यस। प्रभु जी, जैसे साइंस कहते हैं कि इंसान ह्यूमन बीइंग्स 40,000 ईयर्स अगो मतलब स्टार्ट हुए, ह्यूमन बीइंग्स उसके पहले नहीं थे। पर सर हमारे जो वेदास हैं जो मतलब कहते हैं युग, तो उसके पहले हमारे त्रेता युग थे और ह्यूमंस थे उस टाइम पे भी। तो प्रभु जी साइंस प्रूफ क्यों नहीं कर पा रही कि उसके पहले ह्यूमंस थे? क्योंकि साइंस का प्रूफ क्या है कि ह्यूमन केवल 40,000 पहले थे। पता है आपको साइंस का प्रूफ क्या है?
वाई डू दे से कि 40,000 साल पहले ह्यूमन बींग्स थे, फॉसिल्स एंड कार्बन डेटिंग, है ना? उनका आधार है आर्कियोलॉजिकल इन्वेस्टिगेशन, है ना, कुछ फॉसिल रिकॉर्ड्स, है ना, उनको देख करके। लेकिन क्या आपको पता है कि फॉसिल रिकॉर्ड्स ऐसे बहुत सारे फॉसिल रिकॉर्ड्स मिलते रहते हैं जो उनकी थ्योरी को परास्त करते हैं। ऐसे ह्यूमन आर्टिफैक्ट्स, ऐसे टूल्स मिलते रहते हैं, मिले हैं, एक पूरी बुक है इसके ऊपर, फॉरबिडन आर्कियोलॉजी। डू यू हैव दिस बुक है? नो? और ये सब बुक रखनी चाहिए, कम से कम एक तो ये बुक भी है। तो वो इतनी बढ़िया बुक है, उसमें एक नहीं ऐसे सैकड़ों रिसर्च्ड डॉक्यूमेंट्स हैं कि ह्यूमन बींग्स के रिमेन्स, फॉसिल रिकॉर्ड्स, टूल्स के फॉसिल्स लाखों साल पुराने, हजारों लाखों साल पुराने, एक नहीं ऐसे सैकड़ों। लेकिन क्या होता है, क्योंकि मॉडर्न साइंस, कोई भी साइंस जो है वो एक प्रिजम्पशन पे चलती है। तो एक थ्योरी है कि भाई साइंस तो ये मॉडर्न ह्यूमन सैपियंस, होमो सैपियंस तो इतने साल पुराने। तो जब कोई सैंपल उनको मिलता है जो कि उसकी थ्योरी के अगेंस्ट होता है, तो वो लोग उसको क्या करते हैं, अच्छा ये कुछ इसमें कुछ शायद कुछ दूसरी लेयर में ये आ गया होगा, ऊपर की लेयर होगी, ये नीचे दब गई होगा, किस तरह से कुछ हो गया होगा, इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, ठीक है, ये नॉन स्पेसिफिक स्पेसिमेन, ऐसे करके उसको डाल देते हैं। ठीक है, इसको बोलते हैं नॉलेज फिल्टरिंग। जो भी एक कॉमन अंडरस्टैंडिंग होती है उसके अगेंस्ट में अगर कुछ चीज़ मिलती है तो उसको हम लोग जाने अनजाने में उसको इग्नोर कर देते हैं, क्योंकि वो हमारी मेन स्ट्रीम थॉट से अलग जा रही है। लेकिन ऐसा नहीं है, बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं। और फॉसिल रिकॉर्ड्स में एक समय पर अचानक कैम्बियन एक्सप्लोजन बोलते हैं, सारे के सारे जितने भी एग्जिस्टेंट हैं सब एक ही टाइम पे एग्जिस्टेंट है, बहुत सारी चीज़ें। सो ऐसा नहीं है, तो वो मॉडर्न साइंस तो उनको क्योंकि हट है कि नहीं 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 हमें तो किस न किस तरह से प्रूव करना ही है और ये उनका तरीका है, तो उस तरीके से अगेंस्ट में कुछ भी प्रूफ मिलता है देन दे डोंट एक्सेप्ट इट। सो दैट इज़ देयर प्रॉब्लम, क्योंकि वो कंस्ट्रिक्टेड हो गए, रेस्ट्रिक्टेड हो गए, वो दे आर नॉट ओपन माइंडेड टू एक्सेप्ट वॉट एवर। जहाँ पे हमको एविडेंस ले जाए हमें वहाँ जाना चाहिए ना, जिस डायरेक्शन में भी ले जाए। हम चिपक के क्यों बैठ जाएं कि भाई यही सही है? अगर एविडेंस उसके अगेंस्ट में देन वी शुड एक्सेप्ट इट, देन वी शुड रिवाइज आवर अंडरस्टैंडिंग। पर ऐसा होता नहीं है। जो लोग ऐसा करना जाते हैं साइंस की फील्ड में भी, उनके जॉब चले जाते हैं, है ना, क्योंकि वो रेगुलर साइंस की थ्योरी के विरुद्ध बोल रहे हैं, तो पूरा साइंस हिल जाएगा। तो अरे पागल हो जाते हैं, भगाओ तो क्या बोल रहा है ना। हब्बल यू नो दैट नेम, हब्बल कांस्टेंट। सो इतना बड़ा साइंटिस्ट था, लेकिन उसने अपनी वो टेलीस्कोप और ये सबसे देखा कि जो यूनिवर्स है इट इज़ एक्सपेंडिंग। उससे पहले तक साइंस की व्यू क्या थी, सॉलिड स्टेट थ्योरी, कि यूनिवर्स एग्जिस्टेड फॉर एवर। ठीक है, हबल ने देखा टेलीस्कोप से कि एवरीथिंग इज मूविंग अवे फ्रॉम ईच अदर। इसका मतलब क्या है कि एट वन पॉइंट एवरीथिंग वाज एट वन पॉइंट। इसका मतलब यूनिवर्स का एक बर्थ डे है, यही मतलब हुआ ना उसका। जबकि इससे पहले की साइंस क्या बोल रही थी, इट ऑलवेज एग्जिस्टेड। तो ये कॉन्ट्रडिक्शन हो गया ना। तो उसकी वजह से इतना बड़ा साइंटिस्ट वो भी अपने प्रोफेशन से आउट हो गया। तो ऐसा होता है। एनीथिंग एल्स? ओके, सो वी विल एंड हियर। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे राम 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 श्री प्रभुपाद की जय।